Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is structure of tRNA and rRNA. As we have already discussed about the type of RNA basing on their function, and they are your mRNA, messenger RNA, ribosomal RNA, rRNA, and transfer RNA, tRNA. तो आज हम tRNA के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो tRNA और ट्रांसफर आरएनए, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्युबल आरएनए भी हम इसको बोलते हैं और इसको सुपरनेटेंट आरएनए भी बोला जाता है और इसको एडॉप्टर आरएनए भी बोला जाता है। ये नाम आप याद रख लीजिए कि ट्रांसफर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, सुपरनेटेंट आरएनए, एडॉप्टर आरएनए। ओके, आपका जो टीआरएनए है, जो जितना भी आपका सेल्यूलर टोटल सेल्यूलर आरएनए है, उसका 10 से 15% आपका टीआरएनए ही है। ओके, इसका जो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है ये आपका 3.8 s है। ओके, s इज योर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये 25,000 से 30,000 डाल्टन है। तो टीआरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। आपका डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। तो इसका अगर कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजिनस बेस रहता है, आपका आर्डेनिन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल रहता है और एक फॉस्फोरिक एसिड रहता है और आपका पेंटोज शुगर, तो यहाँ पे राइबोज शुगर रहता है। ओके, तो ये हो गया जो आप हमारा टीआरएनए के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में पहले इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, रॉबर्ट होली ने प्रपोज किए थे इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है 1968 में। और ये जो आरएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये सिंपली आपके लीनियर ही रहता है, ठीक है, जहाँ पे लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहता है। और जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, वो उसको हम बोलते हैं क्लोवर लिप स्ट्रक्चर। तो क्लोवर लिप होता है क्या है, यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, ये जो लीफ है ये क्लोवर लीफ है, ठीक है। तो टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम क्लोवर लिप स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को किसने प्रपोज किए थे, रॉबर्ट होली ने। कब किए थे, 1968 में। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर भी देखा गया है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इसका जो टीआरएनए का है वो एल शेप का आता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर में वो एल शेप का आता है। ये देखिए राइट साइड में जो है, तो ये तो हो गया उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो किस तरीके का दिखता है। तो ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसमें हमें इसका आर्म हमें दिखने को मिलेगा, ठीक है। 3 तरह की आर्म है, जैसे कि आपका डी आर्म, टी आर्म, एंटीकोडन आर्म, ये है। तो आर्म एक्चुअली है क्या, आपका स्टेम और लूप को लेके ये बना है आपका आर्म। तो वो जो लूप होता है उसका डायमीटर वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, तो ये देखिए ये है आपका क्लोवर लिप स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखिए, ये आपका जो 3 प्राइम एंड है, चेन है 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड से थोड़ा सा बड़ा है। जब भी आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे एग्जाम के लिए, इतना याद रखना कि 5 आपका बड़ा रहता है और 3 छोटा रहता है। 5 से 3 जो मतलब न्यूमेरिकल हिसाब से देखा जाएगा तो, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में उसका ऑपोजिट होता है। इस तरीके कोरिलेट करके याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। तो आपका जो 3 प्राइम एंड है वो थोड़ा सा लंबा रहता है 5 प्राइम एंड के एंड से, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड में आपका एक टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ये किस लिए रहता है और क्यों रहता है ये हम बात कर चुके हैं कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो जो सुगर रहता है उसका 5th कार्बन एटम के पास रहता है, ठीक है। तो वहां पे एक 5 प्राइम टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप हो गया 5 प्राइम एंड में। आपका 3 प्राइम एंड में क्या होता है कि 3 प्राइम एंड में आपका जो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पे क्या होगा, आपका एक साइड है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड बोला जाता है, तो वो वहां पे आपका अटैच होता है। तो 3 प्राइम एंड का साइड में आपका ये देखिए अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट हो गया। तो उसके बाद 3 प्राइम एंड के एंड को लग के वहां पे आपका CCA टेल रहता है, ठीक है। CCA टेल क्या है आपका, साइटोसिन, साइटोसिन एंड आर्डेनाइन, जो आपका नाइट्रोजिनस बेस है वो रहता है। तो उसके बाद जो ये है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर स्टेम, ओके, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर स्टेम। जो आपका CCA टेल हो गया, इसका एक्चुअली काम क्या है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें जो स्टेप रहता है कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिस एंजाइम जो एक्ट करके वो अमीनो एसिड टीआरएनए बनता है, अमीनो एसिड की अटैचमेंट होने के बाद वो सारी प्रोसेस में हेल्प करता है आपका CCA टेल। इसके बारे में हम डिटेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में आपका ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सेप्टर स्टेम हो गया, यहाँ पे आपका 7 से 9 बेस पेयर रहता है, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है आज, वो ईच आर्म जो कॉन्सिस्ट होता है आपका एक स्टेम और लूप को लेके, तो ईच लूप में कितना बेस पेयर रहता है और ईच स्टेम में कितना बेस पेयर रहता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी एक्सेप्टर स्टेम में क्या हो गया, आपका 7 से 9 बेस पेयर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो आर्म है, ये देखिए ये है आपका डी आर्म, ये है आपका टी आर्म, और ये रह गया आपका एंटीकोडन आर्म। तो इसका पहले फंक्शन क्या क्या है पहले जान लेते हैं। आपका जो डी आर्म है वो किस चीज में हेल्प करता है, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और जो आपका टी आर्म रह गया वो किस चीज में हेल्प करता है, आपकी राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने में वो हेल्प करता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से होता है, किस कौन कौन सा साइड है राइबोसोम में, ए साइड बी साइड क्या, उसके बारे में हम डिटेल्स ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आ गया आपका, फिर उसके बाद एंटीकोडन आर्म। तो एंटीकोडन आर्म क्या करता है, आपका जो mRNA में जो कोड रहता है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ बाइंड करता है। और आपका जो वेरिएबल आर्म है वो क्या करता है, कि टीआरएनए को स्टेबलाइज करता है, ओके। तो डिटेल्स आर्म के बारे में जानेंगे अभी। तो आपका जो हो गया डी आर्म, इसको डी आर्म क्यों बोला जाता है, कि यहाँ पे आपको ये देखिए, जो इसका ये हो गया आपका स्टेम, बात कर चुके हैं हम, और ये है आपका लूप। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर के सर्किल किया गया है, यहाँ पे DHU है, उसको DIHU भी बोलते हैं। वो क्या है आपका डाइहाइड्रो यूरासिल है। आपका जो डाइहाइड्रो यूरासिल प्रेजेंट रहता है, इसी के लिए उसको हम डी आर्म बोलते हैं। तो आपका जो डाइहाइड्रो यूरासिल और डाइहाइड्रो यूराडिन वो है क्या, वो एक्चुअली पिरिमिडाइन न्यूक्लियोसाइड है, ओके, जो कि आपका दो हाइड्रोजन एटम का ऐड करके यूरिडाइन के साथ आपका दो हाइड्रोजन एटम ऐड होके वो आपका बनता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो पिरिमिडाइन होता है वो एकदम से फुल्ली सेचुरेटेड रिंग बन जाता है, ओके, जहां पे आपका जो डबल बॉन्ड वो नहीं बनता। तो वो हो गया आपका DIHU और डाइहाइड्रो यूरिडाइन। तो वो जो डी प्रेजेंट हो गया और डाइहाइड्रो यूरिडाइन प्रेजेंट है, उसके लिए हम इसको डी आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है स्टेम में कितना है, आपका 4 बेस पेयर है, ठीक है, 4 बेस पेयर स्टेम में है। और जो लूप है उसमें आपका डाइहाइड्रो यूरिडाइन ही रहता है, उसे के लिए इसको डी लूप भी बोला जाता है। स्टेम और लूप मिलकर आपका आर्म होता है, ओके। तो ये जो डी आर्म और डी लूप है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जो एंजाइम, एक स्पेसिफिक एंजाइम है, वो है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिस, जो कि आपका अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है। ये सारे जो काम होते हैं उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करके अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना, ये इसका काम है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो इसकी मतलब पहले हम डिस्कस किए हैं, इसका मेन फंक्शन है कि ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसका और एक फंक्शन है, वो है आपकी स्टेबलाइजेशन। आरएनए की जो टॉर्सियर स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका डी आर्म। तो नेक्स्ट है आपका एंटीकोडन आर्म। एंटीकोडन आर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एंटीकोडन आर्म जो है वो करता क्या है, जो आपका जो आपका एमआरएनए रहता है उसके ऊपर कोड रहता है, तो उस कोड को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो कल हम पढ़े थे एमआरएनए के बारे में, तो ये यूकैरियोटिक सेल में होता क्या है, आपका न्यूक्लियस में ही एमआरएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन और जो भी है मैसेंजर का काम करता है, तो वो डीएनए से मैसेज लेके आता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो एमआरएनए में हम पढ़ चुके हैं कि वो जो है एक्सोन और कोडिंग रीजन रहता है आपका। एक आपका स्टार्ट कोडन हो गया, फिर बीच में आपका स्ट्रक्चरल जीन हो गया, फिर एंड में आपका स्टॉप कोडन हो गया, और कैपिंग टेलिंग रहता है स्टेबलाइजेशन के लिए। तो यहाँ वहां पे जो आपका स्ट्रक्चरल जीन में जो कोडन रहता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगा, उस कोड को ये रिकॉग्नाइज करता है आपकी एंटीकोडन आर्म। ओके, ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो एंटीकोडन आर्म भी उसी तरीके से स्टेम और लूप से बना है। तो इसका जो स्टेम है यहाँ पे आपका 5 बेस पेयर मिलता है, ठीक है। और जो उसका लूप है वहां पे 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, ठीक है। जो ये जो 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, इसमें से जो आपका बीच में जो 3 रहता है वो आपका एंटीकोडन हो गया, ठीक है। जो बीच में 3 फ्री रहता है वो एंटीकोडन हो गया। तो इसका काम हो गया कि ये एमआरएनए में जो कोड है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपकी एमआरएनए में कोडन, जो कोडन में आपका CAG है, तो एंटीकोडन में क्या रहेगा, C के साथ क्या आता है आपका G आता है, ठीक है। C के साथ हमेशा G बाइंड करता है तो इसी के लिए G रहेगा। A के अगेंस्ट में क्या रहेगा आपका U रहेगा, क्योंकि ये आरएनए है, ठीक है। आरएनए में थायमिन नहीं रहता, यूरासिल ही रहता है, इसी के लिए यहाँ पे U हो गया। और फिर यहाँ पे एक G है तो उसके अगेंस्ट में C हो गया। तो ये हो गया आपका एंटीकोडन आर्म के बारे में। तो नेक्स्ट आता है आपका टी आर्म और टी लूप। तो यहाँ पे भी उसी तरीके की स्टेम है और एक आपका लूप है। तो इसको हम टी आर्म क्यों बोलते हैं, ये जो सिंबल है साई का सिंबल है, टी साई सी। ये जो साई है इसको स्यूडो बोलते हैं, स्यूडो यूरिडाइन। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसको टी आर्म क्यों बोलते हैं। टी आर्म क्योंकि आपकी आरएनए में नॉर्मली क्या होता है, आपका यूरासिल रहता है थायमिन के अगेंस्ट में, थायमिन यहाँ पर रहता नहीं है। तो ये जो आर्डेनाइन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है यूरासिल करता है, लेकिन आपकी इस आर्म में थायमिन की रेसिड्यू रहता है, ठीक है। इसी के लिए इसको टी आर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो सीक्वेंस है आपका स्टेम से लेकर आपकी लूप तक का, इसमें क्या है आपका टी, स्यूडोयूरिडाइन और साइटोसिन रहता है। ये देखिए, अगर आप इस लूप को देखेंगे तो जान पाएंगे। यहाँ पे देखिए माउस की पॉइंटर को, पहले आ गया टी और फिर ये है आपकी स्यूडो यूरिडाइन, फिर हो गया आपका साइटोसिन, ओके। तो ये हो गया आपका टी आर्म में ये देखा जाता है। तो इसकी स्टेम में जो है 5 बेस पेयर रहता है, ठीक है, 5 बेस पेयर रहता है। और ये जो लूप है, ये लूप में आपका 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड रहता है, जैसे आपके एंटीकोडन आर्म में था, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या है, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, ओके, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये जो टी लूप है इसको और भी क्या किस नाम से जाना जाता है कि इसको GTPCG लूप भी बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से स्टडी करेंगे तो देखिए पहले G है, फिर T है, फिर ये जो है स्यूडो यूरिडाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसी के लिए हो गया P, फिर हो गया आपका साइटोसिन, फिर हो गया आपका गुआनाइन, इसी के लिए इसको GTPCG लूप भी बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म क्या होता है आपका, काम क्या है इसका, हम पढ़ चुके थे कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके टीआरएनए को। तो ये जो वेरिएबल आर्म है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड रहेगा, 3 से लेके 21 तक के न्यूक्लियोटाइड रह सकता है, लेकिन ये कितना नंबर का रहेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी अमीनो एसिड को वो टीआरएनए एनकोड कर रहा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर की न्यूक्लियोटाइड आपका रहेगा। तो ये जो आपकी वेरिएबल आर्म है ये कहाँ पे रहता है एक्चुअली, एंटीकोडन आर्म और आपका जो टी आर्म हो गया इसके बीच में रहता है, ठीक है। एंटीकोडन आर्म एंड टी आर्म के बीच में रहता है। तो
ये जो है एक किस किस स्पीसीज में एब्सेंट भी रहता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्पीसीज के ऊपर। तो इसका जो लेंथ है ये भी वेरी करता है, कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। तो इसका जो काम है ये क्या करता है, और एक्स्ट्रा काम क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है आपकी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को, ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है कि इसकी जो लेंथ है वेरिएबल रहता है। चेंजेस मतलब वेरिएबल किस लिए बोलते हैं कि चेंजेस किस चीज में कितना रहता है, तो वेरी करता है, उसके लिए वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है ये रिकॉग्नाइज करता है आपकी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज को, ओके। तो ये तो नेक्स्ट इसका ये स्टेबलाइज प्रोवाइड करता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो और एक चीज है कि अगर आपके टीआरएनए में ये जो है अगर लूप आपका जो ये वेरिएबल लूप नहीं रहेगा तो हम इसको बोलेंगे आपका टाइप 1, ओके। ये आपका हो जाएगा क्लास 1 टाइप का आरएनए। और अगर ये प्रेजेंट रहता है तो ये हो जाएगा आपका क्लास 2 का, ओके। इफ tRNAs are called class 1 if they lack the variable R, and tRNAs called class 2 if they have the variable R. This is the basic difference, okay. तो ये हो गया आपका टीआरएनए के बारे में डिटेल इसकी स्ट्रक्चर। तो पहले क्या आता है, आ गया आपका ये जो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, और फिर आ गया आपका ये जो 3 प्राइम है, इस एंड में आपका CC8 टेल आ गया, फिर आपका एक्सेप्टर स्टेम आ गया, और फिर उसके बाद टी लूप का काम भी हम बात कर चुके हैं। फिर हो गया आपका डी लूप, उसके बाद आपका वेरिएबल लूप, और फिर आपका एंटीकोडन लूप। तो ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है आपका ये क्या है, आपका जो आरआरएनए के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। तो ये बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके की है। जैसे एमआरएनए का कुछ है और टीआरएनए का जैसे है स्ट्रक्चर, इसका वैसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। और जो आपका रह गया आरएनए की वेराइटीज जैसे टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इन तीनों आरएनए से ये सबसे लार्जेस्ट आरएनए है। और सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, आपका टीआरएनए, ओके। तो ये हो गया आपका सबसे लार्जेस्ट आरएनए, और ये किस चीज में हेल्प करता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में आपकी रेप्लिकेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।